और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। वक्त है न्यूज मेकर का। बिहार चुनाव में एनडीए की जीत किसी चमत्कार से कम नहीं है। राजनीति के लिहाज से बिहार सबसे मुश्किल राज्यों में से एक है और इस राज्य में इतनी बड़ी सफलता किसी तरह का तुक्का नहीं बल्कि नतीजा है। बेहतर राजनीतिक प्लानिंग का बीजेपी के लिए अमित शाह की सियासी प्लानिंग ऐसी थी कि विपक्ष किसी भी उम्मीद से भी कम सीटों पर सिमट गया। आखिर कैसे अमित शाह ने बिहार की सियासत को उलट कर रख दिया? और अमित शाह है इस बार के हमारे न्यूज मेकर। अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। लालू राहुल की पार्टियों का सुपड़ा साफ। बिहार की जीविका दीदी फिर से जंगल राज नहीं लाने देगी। नहीं। नरेंद्र मोदी, 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 मोदी जी का स्वागत अभिनंदन हो रहा है। नरेंद्र मोदी, 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 नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, मोदी। जंगल राज को बिहार की धरती पर नो एंट्री का स्पष्ट संदेश दे दिया है। ये वो तस्वीरें हैं जिसकी उम्मीद बीजेपी कार्यकर्ता इस प्रचंड लहजे में नहीं कर रहे थे। जिस बिहार में एक एक सीट पर अलग अलग रणनीति बनती हो, जिस बिहार को लोकतंत्र का सबसे मुश्किल इम्तिहान माना जाता हो, उस बिहार चुनाव में करीब 90% सीटें जीत लेना कोई तुक्का नहीं। मोदी, 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 नरेंद्र मोदी, 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 मोदी। बिहार चुनाव 2025 जहां समीकरण बिखरे हुए थे, जातीय गणित उलझा हुआ था और एनडीए के भीतर भी कई पर्दे थे। शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद। लेकिन इसी राजनीतिक धुंध में शाह ने बनाया एक मिलिट्री ग्रेड मास्टर प्लान। शाह के मास्टर प्लान को समझने से पहले जानना होगा कि आखिर क्यों बिहार बीजेपी के लिए इतना मुश्किल और जरूरी था। ये प्रचंड जीत, ये अटूट विश्वास बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। बिहार के लोगों ने विकसित बिहार के लिए मतदान किया है। बिहार के लोगों ने समृद्ध बिहार के लिए मतदान किया है। अमित शाह का चुनावी स्टाइल अलग है। वो हेलीपैड की राजनीति नहीं करते, जमीन पर उतरकर धूल सोखने वाली राजनीति करते हैं। इसलिए जो दावा करते हैं वैसा हो भी जाता है। 14 नवंबर को काउंटिंग है, 11 नवंबर को चुनाव है। बेलसंड वालों, चुनाव का नतीजा जानना चाहते हो क्या? जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? तो मेरी बात याद रखना, 14 नवंबर 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलेंगे, मतपेटियां खुलेगी, 9 बजे मतगणना शुरू होगा और 1 बजते बजते लालू राहुल की पार्टियों का सुपड़ा साफ। बिहार में गठबंधन जोड़कर रखना किसी सर्जरी से कम नहीं। एनडीए में नीतीश की छवि थी तो नीतीश का विरोध कर चुके सम्राट चौधरी और चिराग पासवान थे।
लेकिन शाह ने फ्रैक्शंस को फैक्टर्स में बदल दिया। एलजेपी का एंगल हो, जेडीयू की नाराजगी या छोटे दलों का वैचारिक द्वंद्व, शाह ने हर टकराव को एक एक करके निपटाया, हर बागी को समझाया, हर बगावत से निपटे। कोशिश थी कि बीजेपी के परंपरागत वोट और नेता जाने अनजाने किसी दूसरे उम्मीदवार को फायदा ना पहुंचा दे। एक एक करके बागी बैठते गए और बीजेपी का काम आसान होता गया। एनडीए के सामने चुनाव के लिए कई चुनौतियां थी और उनमें से एक था एंटी इनकम्बेंसी, यानी कि मौजूदा सरकार और विधायकों के खिलाफ एक नाराजगी जो होना स्वाभाविक है। लेकिन ये पहली बार नहीं था कि एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में बदल दिया गया। मौजूदा सरकार को न सिर्फ रिपीट करना बल्कि प्रचंड बहुमत के साथ पहले से बेहतर आंकड़े लाना किसी भी मायने में आसान नहीं है। लेकिन कदम दर कदम अमित शाह ने इस लड़ाई को शख्सियत से उठाकर मुद्दों की लड़ाई बना दिया। एक एक करके मुद्दों को इस तरह से उठाया गया कि जनता को लगा कि उसकी भलाई एनडीए की वापसी में। शाह के पंच के आगे विपक्ष ढेर हो गया। बिहार के चुनाव में जब मैं जंगल राज की बात करता था, कट्टा सरकार की बात करता था, तो आरजेडी के लोग कभी विरोध नहीं करते थे, लेकिन कांग्रेस वालों को बहुत चुभता था और बहुत बहुत मोदी क्या बोल रहे हैं, ऐसा क्या बोल रहे हैं। लेकिन आज मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं कहूंगा अब वापस नहीं आएगी कट्टा सरकार, अब वापस नहीं आएगी, अब वापस नहीं आएगी, अब वापस नहीं आएगी। ये लालू प्रसाद और उसकी पार्टी, उनके बेटे साहबुद्दीन अमर रहे के नारे लगाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं लालू प्रसाद जी को, फिर से क्या आप जंगल राज लाने की सोच रहे हो? सपना देखना है तो देख लो, बिहार की जीविका दीदी फिर से जंगल राज नहीं लाने देगी, नहीं। लालू यादव के जंगल राज का खौफ इस कदर है कि लालू यादव आखिरी बार 1997 को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे, लेकिन आज भी आरजेडी अपनी इस छवि से उबर नहीं पाई है। और इसी बात को याद दिलाते हुए अमित शाह ने आरजेडी के जंगल राज के सामने नीतीश और मोदी का सुशासन रखा। यह चुनाव आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बड़े स्पष्ट रूप से विकास बनाम जंगल राज के बीच था और लोगों ने विकास को जनादेश दिया, उस पर मोहर लगाई और विकास को आगे बढ़ाने का संदेश स्पष्ट बिहार की जनता ने दिया है। यह रोड मैप विकास का जो था, उसने जंगल राज को बिहार की धरती पर नो एंट्री का स्पष्ट संदेश दे दिया है। बिहार की जनता के सामने दो मॉडल रखे गए और जनता ने सुशासन मॉडल को ही चुना। यही वजह थी कि सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि जेडीयू ने भी अपनी टैली में इजाफा किया और इजाफा भी थोड़ा बहुत नहीं बल्कि करीब 50% सीटों का। बिहार की जनता को डबल इंजन की सरकार ही पसंद आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे हैं, लेकिन पार्टी का सबसे बड़ा रणनीतिकार आज भी अमित शाह हैं। बिहार चुनाव बाकी पूरे देश के चुनावों से काफी अलग होता है, क्योंकि इसमें हर सीट के फैक्टर्स अलग हो सकते हैं और अमित शाह ने न सिर्फ अपनी बल्कि जेडीयू की स्ट्राइक रेट से भी ये साबित कर दिया है कि चुनावी राजनीति में उनकी पकड़ जनता की नब्ज पर है। हर पार्टी की तरह बीजेपी भी चुनाव की शुरुआत में बागियों से परेशान थी। छपरा, गोपालगंज, बरौली, अलीनगर ऐसी कई सीटों पर टिकट कटने से बीजेपी नेताओं की नाराजगी सामने आई। कुछ ने तो धमकी दी कि वो निर्दलीय ही चुनाव में उतर जाएंगे। खास तौर पर अलीनगर की सीट पर कई लोगों की निगाहें थी,
क्योंकि यहाँ से मैदान में पहली बार उतर रही लोक गायिका मैथिली ठाकुर का भी स्थानीय बीजेपी नेता विरोध कर रहे थे। लेकिन एक एक करके सभी बागियों को न सिर्फ साधा गया बल्कि उन्हें पार्टी के काम में भी लगाया गया। नतीजा ये था कि बीजेपी ने न सिर्फ अपना नुकसान बचा लिया बल्कि बीजेपी की बगावत का फायदा उठाने की फिराक में बैठा विपक्ष भी खाली हाथ रह गया। गृह मंत्री अमित शाह जी ने, मेरी जहां तक जानकारी है कि पटना में जो उपलब्ध है उनको बुला करके बातचीत की, फोन पर बातचीत की, जिन क्षेत्रों में गए वहां जिनके ना उपलब्ध थे मुलाकात हो सकती थी कि अगर किसी के घर जाना हुआ तो स्वयं उसके घर भी गए और सबको ये समझाया गया कि सरकार बननी आवश्यक है और जिनको लगता है कि उनके साथ कुछ न्याय नहीं हुआ है तो आप सरकार बनने दीजिए, आपके साथ न्याय होगा, आपका ध्यान रखा जाएगा, सब मिलके काम करिए। बिहार की राजनीति में गठबंधन रेत पर बनी दीवार जैसा होता है, कब दरक जाए किसी को पता नहीं। लेकिन इस बार पूरा अभियान अमित शाह की सतर्क निगरानी में था। दिन में रैलियां, रात में गठबंधन प्रबंधन, बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी और अन्य साथियों के बीच जरा सी गलतफहमी भी उभरी तो सीधे उसे निपटाया गया। कोई भी तनाव ब्रेकिंग न्यूज बनने से पहले ही बैठक की मेज पर शांत कर दिया गया, जिसका नतीजा यह हुआ कि शुरुआती झटकों के बाद एकदम ठोस, एकदम संयोजित एनडीए, जिसके सामने विपक्ष पूरे चुनाव में भटकी हुई फील्डिंग जैसा दिखा। एनडीए के कार्यकर्ताओं ने भी बूथ लेवल पर तालमेल का अद्भुत प्रदर्शन किया है। मैं देश भर के भाजपा कार्यकर्ताओं का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। आपने बिहार के हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर भाजपा की एनडीए की झोली को एक शानदार विजय से भर दिया है। पूरे भारत में बिहार की राजनीति को सबसे ज्यादा पेचीदा माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ के जातीय समीकरण को तोड़ना करीब करीब नामुमकिन है। शाह ने यह भी कर दिखाया। क्या सीमांचल हो, क्या मगध, क्या पिछड़ी जाति के इलाके, अगड़ी पिछड़ी जातियां अब बिहार में इतिहास की बात लग रही है। और प्रधानमंत्री मोदी ने खुद बताया कि जब विपक्ष मुस्लिम यादव को एकजुट कर रहा था, बीजेपी एक और MY समीकरण बना रही थी। बिहार में कुछ दलों ने तुष्टीकरण वाला MY माय फॉर्मूला बनाया था, पर आज की इस जीत ने एक नया सकारात्मक MY माय फॉर्मूला दिया है और ये है महिला और यूथ। यूथ को विकसित भारत का नारा पसंद आया और महिलाओं को साधने के लिए तैयारी जून जुलाई से ही शुरू हो गई थी। मानो सारी प्लानिंग जून जुलाई में ही कर ली गई थी। जब बीजेपी की महिला मोर्चा की प्रभारियों ने बिहार में अगस्त और सितंबर के महीने में 2 प्रवास किए, तब करीब 300 प्रवासी महिलाएं आसपास के 7 राज्यों से बिहार गई। बिहार में पहला प्रवास 1 सप्ताह का था। तब प्रवासी बहनें अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में गई थी और वहां के जमीनी मुद्दों के बारे में जानकारी हासिल की। इसके अलावा उन्होंने वहां पर लोकल महिला कार्यकर्ताओं के साथ काम किया, स्थानीय महिला पदाधिकारियों के साथ छोटी छोटी बैठकें आयोजित की। तो इस तरह से पहले प्रवास में बीजेपी ने विधानसभा क्षेत्र और उनके मुद्दों को समझा। इस दौरान वहां के पदाधिकारियों से जुड़ने का मौका भी मिला और फिर नीतीश सरकार का 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए डालने से महिलाओं में मौजूदा सरकार के लिए भरोसा और बढ़ गया। 1951 के बाद सबसे हाईएस्ट पोलिंग इसी बार हुआ है और 2020 की तुलना में जो पोलिंग परसेंटेज था महिलाओं का वो अबाउट 10% ज़्यादा हुआ। इवन गांव में भी देहात में भी। तो उसमें जो 10,000 रुपये सितंबर में दिए जाने लगे वो महिलाओं को, अब प्लस जो पेंशन था 400 उसको 1100 किया गया। आंगनवाड़ी की सेविकाओं का डबल कर दिया गया। इवन जो कुक था, जो कुक लेडीज़ काम करती थी, मिड डे मील बनाती थी, उनका भी पैसा बढ़ा दिया गया। तो मेजर कंट्रीब्यूशन इस इलेक्शन में विक्ट्री का
महिलाओं को ही जाएगा। 17 सितंबर से 9 नवंबर तक शाह ने बिहार को एक चुनावी युद्ध क्षेत्र में बदल दिया। 5 संभागीय बैठकें जहां बड़े समीकरण सेट हुए, 5 जिला स्तरीय बैठकें जिसमें बूथ से लेकर ब्लॉक तक की मशीनरी को रिकैलिब्रेट किया गया, 35 जनसभाएं जिन्होंने चुनावी नैरेटिव को जमीन पर दहाड़ में बदल दिया, और एक मेगा रोड शो जिसने कैंपेन को भावनात्मक चरम पर पहुंचा दिया। कुल 46 कार्यक्रम, लेकिन असल मायने इससे भी भारी। हर मीटिंग एक रणनीतिक धागा बन गया, हर सभा में संदेश की बमबारी की गई और हर दौरा गठबंधन के पेच कसने के काम में आया। आप लोगों का स्मरण होगा कि अमित शाह ने 3 महीना पहले ही बोल दिया था दिल्ली में कि अब मैं बिहार में ही कैंप करूंगा, डेरा जमा के बैठूंगा। मतलब लिटरली डेरा जमा के बैठे ही हुए थे। उनका मौर्य होटल में 3 कमरा था, उसमें रात में डेली मीटिंग लेती थी 3 बार का। जो कार्यकर्ता लोग होता था सबसे मिलते थे वो। तो क्रेडिट तो उनको जाता ही है मैनिपुलेशन करने का या परसुएशन करने का या मॉनिटरिंग करने का, सारा क्रेडिट उन्हीं को जाएगा। बिहार चुनावों के साथ ही बीजेपी ने एक बेहद मुश्किल पड़ाव पार कर लिया है, और वो है हिंदी पट्टी में अपनी पकड़ को मजबूत करना। लेकिन यहाँ से पार्टी के लिए अगले कुछ महीनों में रास्ता बहुत पेचीदा है, क्योंकि आगे आने वाले चुनाव असम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्य में है। असम में भले ही बीजेपी की सरकार है, लेकिन पार्टी अब तक पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के दुर्ग को नहीं भेद पाई है। और क्या अपनी रणनीतियां बनाने और लगातार बनाते रहने वाले अमित शाह इस बार इन दोनों चुनावों के लिए भी कुछ नया कर देंगे? गंगा जी यहां बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। मैं बंगाल के भाइयों बहनों को भी आश्वस्त करता हूं, अब भाजपा आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। बीजेपी और अमित शाह के लिए एक इम्तिहान खत्म हुआ है, तो 3 बहुत बड़ी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। अगले कुछ ही महीनों में होने वाले चुनाव सबसे ज्यादा मुश्किल हो सकते हैं। बंगाल का दुर्ग भेदने के लिए बीजेपी जी तोड़ कोशिश कर चुकी है, लेकिन दीदी अभी तक बीजेपी से आगे ही रही है। नरेंद्र मोदी ने बंगाल चुनाव का जिक्र यूं ही नहीं कर दिया। गंगा की शुरुआत से अंत तक सिर्फ 2 राज्य ऐसे हैं जिनमें फिलहाल बीजेपी नहीं है। अगर बंगाल में बीजेपी जीत जाती है तो सिर्फ झारखंड ही गंगा किनारे बसा इकलौता राज्य बचेगा जहां बीजेपी फिलहाल सत्ता में नहीं होगी। और अब टारगेट साफ है, ममता बनर्जी को कुर्सी से हटाना। भारतीय जनता पार्टी के लिए आवश्यक एक था कि जो लोग इसके लिए संघर्ष निकलते हैं, तृणमूल कांग्रेस से, वामपंथियों से संघर्ष करते हैं, जिन्होंने मोर्चा लिया है, जो मतदान करने जाते हैं, उनके साथ जो कुछ गुजरता है उसमें उनके साथ खड़ा होने में समस्या आती है, और ये बहुत बड़ी समस्या होती है। इसीलिए कार्यकर्ताओं में, लोगों में ये चाहत रहते हुए कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीते, दिक्कत होती है। दूसरा, वहाँ चूंकि 29 से 30% के आसपास मुस्लिम आबादी है, और मुसलमानों के अंदर ये भाव भरा गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो आरएसएस है ये सब मुस्लिम विरोधी है, बल्कि इस्लाम विरोधी है। तमिलनाडु भी बीजेपी के रडार पर है। जयललिता की मौत के बाद एआईएडीएमके कमजोर हो चुकी है और शाह इसी कमी को भरना चाहते हैं। बीजेपी ने इसी वजह से अन्नामलाई जैसे आक्रामक नेता को बीजेपी अध्यक्ष भी बनाया। वो राज्य में संदेश देना चाहते हैं कि डीएमके को किसी तरह का वॉक ओवर नहीं दिया जाएगा। एआईएडीएमके कमजोर और टूटी हुई है। दूसरे नेताओं को भी उभरने में फिलहाल वक्त लगता दिख रहा है। बीजेपी तमिलनाडु के कई हिस्सों पर अपनी मौजूदगी दर्ज भी करवा चुकी है, तो ऐसे में राज्य उनकी पहुंच से दूर नहीं है। जो एक निरीश्वरवाद का वहां था कि ईश्वर नहीं है, जो पेरियार के द्वारा जो राजनीति वहां शुरू की गई थी,
अब उसका सामना इनको करना है, ये कर भी रहे हैं सामना, लोग भी खड़े हो रहे हैं। वहां 2 धारा की पॉलिटिक्स रही, उसमें एक धारा कमजोर हो गई है अन्ना द्रमुक की, तो इस कारण से एक धारा वहां सशक्त है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी थोड़ी मजबूत हुई है, हिंदुत्व का भाव जगा है, इसीलिए वहां आपको सनातन के विरुद्ध और बाकी चीजें आ रही हैं। तो ये अभी एक संघर्ष का विषय है। मौजूदा वक्त में बीजेपी एक पैन इंडिया पार्टी बन गई है। भले ही उसकी सरकार हर राज्य में ना हो, लेकिन मौजूदगी जरूर है। वो अपनी हिंदी भाषी पहचान से भी आगे बढ़ चुकी है। वो पार्टी जिसे उत्तर भारत की पार्टी समझा जाता था, अब गैर हिंदी भाषी राज्यों में भी अपनी छाप छोड़ रही है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनता में अपील और अमित शाह की राजनीतिक समझ। मौजूदा भारतीय राजनीतिक इतिहास में विचारधारा और कैडर दोनों को न सिर्फ साथ लेकर चलना, बल्कि विचारधारा को एग्जीक्यूट करना भी बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी इस कनेक्टेड दुनिया में पार्टी पर भारी पड़ सकती है। लेकिन अमित शाह न सिर्फ रणनीति बनाने, बल्कि लगातार उनमें सुधार करने के लिए भी जाने जाते हैं। और मौजूदा वक्त में किसी भी पार्टी के पास अमित शाह से बेहतर रणनीतिकार नहीं है।